गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्या एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस आप सभी लोगों ने दिया इसके पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। सारे स्ट्रक्चर्स जो भी पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन फैमिली में आता है वो सारे स्ट्रक्चर्स को हमने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने बताया, और मुझे विश्वास है कि आप सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हो जिन्होंने इस वीडियो को देखा था, आप सारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा आप देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन का जो बेसिक लेवल है वो समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, उन सारे लोगों को, उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि पी ब्लॉक के अंदर जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस होता है वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप सब लोग नोटबुक पेन को लेके एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि वाई डज द टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिमिनिशेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। याद रखेंगे कि -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर अगर सल्फर के ऊपर होता है और -2 ऑक्सीडेशन नंबर पोलोनियम के ऊपर होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलोनियम। तो पोलोनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से -2 की स्टेबिलिटी कम होती है। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डेट्स वाई की -2 की स्टेबिलिटी इस पर ज़्यादा होती है। तो याद रखेंगे ऊपर से नीचे आने पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि वाई डज ऑक्सीजन नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 and +6 लाइक सल्फर। देखो, ऑक्सीजन जो होता है ना वो डाईवैलेंट होता है, या तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी देखा जाए तो मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2p ऑर्बिटल हैं, 3d ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, वैकेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन डू नॉट हैव एनी वैकेंट d ऑर्बिटल, दैट्स वाई इट कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ठीक है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। लेकिन सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इस वजह से ये वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है और सल्फर कई तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे SF4, SF6, ठीक है, H2S, कई तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, ये डाइवैलेंट, या आपका देखोगे हाइड्रोनियम के केस में 3 तरह का ही बॉन्ड ये बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहे हैं कि सल्फर फॉर्म SF6 वाइल ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म OF6। याद रखेंगे ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये अपने वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, +6 तक नहीं जा सकता है। लेकिन सल्फर अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है, इसलिए SF6 एग्जिस्ट करेगा लेकिन OF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेम एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप बताना है, तो देखो ऑक्सीजन का 2 एलोट्रॉप होता है, एक ऑक्सीजन होता है, दूसरा आपका ओजोन होता है। दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। H2S इज एसिडिक वाइल H2O इज न्यूट्रल। याद रखेंगे कि HS का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है और OH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इसके बेस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपको पता है कि सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से HS बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बहुत ही वीक हो जाता है और यहाँ से H रिलीज आसानी से हो जाता है। डेट्स वाई कि H2S जो होता है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है और H2O आपका न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, याद रखेंगे ये 5th नंबर क्वेश्चन में बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कहेंगे, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन आएगा तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन को टिक करना होगा। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 एंड SeO3। देखिए SO3 और SeO3 का जो स्ट्रक्चर हम कंपेयर करने वाले हैं, याद रखेंगे कि SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ऊपर में आप ध्यान दीजिए, SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका प्लानर होता है,
क्यों? सल्फर के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सल्फर का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, डेट्स वाई कि आपका प्लानर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर के ऊपर। और SeO3 याद रखिएगा कि SeO3 एग्जिस्ट इन टेट्रामर फॉर्म, याद रखेंगे ये टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल बताया है कि कैसे ये टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर याद रखेंगे कि गैसेस फॉर्म में SO3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ गैस, ठीक है, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर अगर सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में ध्यान रखिएगा कि SO3 जो होता है वो ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत ही डिटेल उसमें समझाया गया है, आप वहाँ से समझ लीजिए और फिर ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 एंड SeO3 में ध्यान रखिएगा SO3 आपका ट्राइमर फॉर्म करता है और SeO3 टेट्रामर फॉर्म करता है। दूसरा एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि H2S हैज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग बिहेवियर इन कंपेयर टू वाटर। याद रखेंगे, अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि H2S में HS बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है एज कम्पेयर टू OH बॉन्ड स्ट्रेंथ, डेट्स वाई कि यहाँ से H आराम से रिलीज होता है, और जो H को रिलीज कर देगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग बिहेवियर वो शो करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि ऑक्सीजन शोज कोवेलेंसी ऑफ 2 whereas सल्फर शोज कोवेलेंसी अप टू 6। अगेन वही चीज़, वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास नहीं होता है ऑक्सीजन के अंदर, तो ये वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा 2 से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, लेकिन सल्फर 2 से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, अप टू 6 तक जा सकता है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वाई डू हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डिफर इन फिजिकल स्टेट। याद रखेंगे कि जो हाइड्राइड्स होता है फिजिकल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर इसलिए आ जाता है कि आपका HS का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, सल्फर का या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और सल्फर का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वही मेन फैक्टर होता है इसके फिजिकल स्टेट के लिए। तो ध्यान में रखिएगा कि जो फिजिकल स्टेट होता है वो डिपेंड करता है इन दोनों के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आप कई तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी देखा जाए तो HS का बहुत ही कम होता है, OH का काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर बात करें कि HS का एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, HS का रिड्यूसिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, ठीक है, HS का डाइपोल मोमेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू OH। तो कई सारे बिहेवियर्स हम जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पे हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि वाई डज सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। सल्फर के ऊपर यहाँ पे देखिएगा तो सल्फर के ऊपर चार्ज जो होगा वो +4 का हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये +4 से +6 भी जा सकता है और +4 से ये -2 तक जा सकता है, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर सकता है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, इसलिए सल्फ्यूरस एसिड आपका रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, यानी H2SO3 से H2SO4 में कन्वर्ट हो सकता है, दैट्स वाई एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, तो आपको अरेंज करना है। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में नाइट्रोजन फैमिली में ये बताया था कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट हम हाइड्राइड्स का देख रहे थे वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे देख रहे थे, है ना। तो H2O के केस में देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू T, ठीक है ना। तो H2O का डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए H2S का डाइपोल मोमेंट, H2O का डाइपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू H2S ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2SE एज कम्पेयर टू H2T, यानी ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम डाइपोल मोमेंट आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं। कह रहा है कि सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिबिट पारामैग्नेटिज्म। देखो पारामैग्नेटिज्म, सल्फर इन गैसेस स्टेट एग्जिस्ट इन S2 फॉर्म,
ध्यान रखिएगा सल्फर S2 फॉर्म में होता है। जस्ट लाइक ऑक्सीजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ध्यान रखिएगा सल्फर जो होता है S2 ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन के केस में जैसा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब आप इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे या उससे ज़्यादा लगभग 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट करेंगे तो S2 में कन्वर्ट कर जाएगा, विच इज़ पैरामैग्नेटिक। ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आप एनसीईआरटी बुक में भी इसको देख सकते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इज मच हायर देन H2S, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा और भी कई मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इज मच हायर देन H2S। याद रखेंगे कि H2S के केस में अगेन यहाँ पे H2S के केस में H और S का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है वो एज कम्पेयर टू OH बहुत ही कम होता है। इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी वाटर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2S। कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थर्मल स्टेबिलिटी, चाहे आपका एसिडिक कैरेक्टर, चाहे आपका रिड्यूसिंग बिहेवियर, ठीक है, ये सब का रिलेशन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के साथ था। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ बताया जा रहा है कि वाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजेंस बिकॉज दे आर ओर फॉर्मस, क्योंकि इनका जो ओर होता है वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में होता है या तो सल्फाइड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये ओर बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये इनको कैल्कोजेंस कहते हैं। आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के ऊपर। सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखेंगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेलेनियम से ज़्यादा होता है, फिर ट्रेलियम का होता है, फिर आपका पोलोनियम का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, मोर देन ऑक्सीजन एंड सेलेनियम, मोर देन ऑक्सीजन बट लेस देन सेलेनियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेस देन ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, इक्वल टू ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर होता है। कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो याद रखिएगा वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, उनमें नॉन मेटल्स भी होता है, मेटलॉइड्स भी होता है, पोलोनियम जैसे एलिमेंट रेडियो एक्टिव भी होते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिक होता है ये, है ना। ये सारा ऑप्शन टिक नहीं करेंगे आप, पॉलीमॉर्फिक करेंगे। अब कह रहा है कि विच शोज, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, विच शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। याद रखिएगा कि जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है वो सल्फर का सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप में। इसमें कई सारे एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जैसे सल्फर का अल्फ़ा सल्फर होता है, बीटा सल्फर होता है, गामा सल्फर होता है, कई सारे ऐसे सल्फर होते हैं, है ना। सल्फर कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ ग्रुप 16 एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक स्टेट इन मेटालिक लैटिस, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, द मेटल इज। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सल्फर, टेरिलियम, सेलेनियम ये सब आपका पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन पोलोनियम आपका मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें 2 इसका मोनोएटॉमिक फॉर्म होता है जो मेटालिक होता है, डेट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो पोलोनियम इज योर करेक्ट आंसर। 5 नंबर में देखो, कह रहा है कि एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इन रोम्बिक सल्फर। याद रखिएगा एटोमिसिटी कितना होता है, क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स एटोमिसिटी होता है, यानी सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 8 एटम सल्फर के होते हैं, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैव
लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स का, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का, ब्रांचिंग का। ये सब आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा होता है, जिसमें भी ज़्यादा होता है इस ग्रुप में H2O हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, सबसे ज़्यादा H2O का। फिर इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका है, तो H2S का है। डेट्स वाई कि हमारा जो आंसर होगा वो B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज मोस्ट एसिडिक। मैंने बोला था कि जो हाइड्राइड्स होता है ऊपर से नीचे, ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं उसमें ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, जिसका साइज ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम होता है, इजीली यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो किसका हो जाएगा, चेक कर लो। सबसे पहले कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेरेलियम और फिर पोलोनियम होता है। तो पोलोनियम तो ऑप्शन में है ही नहीं आपका, तो ऑप्शन में क्या है, सिलेनियम है, टेरेलियम है। तो देखो यहाँ पे टेरेलियम सबसे नीचे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये बहुत जगह पे काम आने वाला है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स शोज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल चारों ऑप्शन को देख लीजिए। इस केस में देखो ग्रुप 16 में एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ग्रुप 15 में एक्सेप्शन था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ वैन डर वाल फोर्स जो होता था वो डोमिनेटिंग होता था ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बाय द अमोनिया। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन सल्फर येट H2S इज एसिडिक वाइल वाटर इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पीरियड के केस में चेक किया जाता है और साइज और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चेक किया जाता है ग्रुप के केस में। ठीक है, तो याद रखेंगे H2S के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी H और S का बहुत ही कम होता है, डेट्स वाई कि वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, इसका रीज़न क्या है। रीज़न है वाटर इज़ हाईली एसोसिएटेड कंपाउंड, बिल्कुल सही नहीं है ये। मॉलिकुलर मास ऑफ H2S इज मोर देन H2O, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये फॉर्म कर लेता है, आप सोचो H2O अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, जिससे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो चूंकि हमें एसिडिक नेचर देखना है और एसिडिक नेचर डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारा यहाँ पे HS बॉन्ड इज वीकर देन HO बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HS के अंदर डिक्रीज, HS के अंदर कम है ना। इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एसिडिक नेचर HS का ज़्यादा होता है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF4। देखो SF4 के अंदर आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट कर लो सेंट्रल एटम पे। तो सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है जिसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर 1 हो गया और 4 फ्लोरीन एटम है तो 4 बॉन्ड पेयर हो गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 5 हो गया, यानी कि टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो sp3 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, देख लो, एक s 3p 1 d, यानी कि 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल SF3Cl3। देखो कैसे शेप निकालोगे, तो सल्फर का जो भी इलेक्ट्रॉन था वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, 3 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन सारे के सारे बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा sp3d2, यानी करेक्ट शेप इज ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन फॉस्फोरस स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PF3 एंड सल्फर इन SF6R। देखो PF3 में अगेन आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट कर लीजिए। फॉस्फोरस के ऊपर 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है जो फ्लोरीन बना चुका है, तो 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाएगा, और 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। तो कहाँ sp3 है, तो सिर्फ इसी में है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे चेक कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख लो SF6 में ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि sp3d2, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यानी sp3
D2 यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये आपका PF5 था, नॉट PF3, दिस इज योर PF5। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PF5 एंड सल्फर इन SF6 आर रिस्पेक्टिवली। तो PF5 में एक भी लोन पेयर फॉस्फोरस के ऊपर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है, दैट्स वाई कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d हो जाएगा। और सल्फर का देखो, सल्फर का क्या हो जाएगा sp3d2, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल। देख लीजिए, क्वेश्चन 13 में आपको बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल कौन सा नहीं होगा। HCl4 में सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, तो एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब sp3d आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा सीशॉ, ठीक है। तो यहीं पे आपका पहला ही ऑप्शन अगर मिल गया जो टेट्राहेड्रल नहीं है, तो आप पहले ऑप्शन कर सकते हो, आगे आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फेट आयन का देख लो, सल्फेट आयन के लिए यहाँ पे देखिए, सल्फेट आयन में sp3 हो जाएगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया ना, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, सब में देख लो, पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं है। NiCO का होल 4 है, Ni भी आपका 4CO के साथ कंबाइन किया हुआ है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी निकल का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद NiCl4 यहाँ पे देख लो 2 माइनस है, अगेन यहाँ पे Ni के साथ 4 क्लोरीन लगा है और 2 माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ भी निकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, यानी कि ये तीनों आपका टेट्राहेड्रल है, बट फर्स्ट नंबर आपका टेट्राहेड्रल नहीं है। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि इन OF2 मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। OF2 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको निकालना है, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर कितने हैं। देखिए, सबसे पहले OF2 का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो है 2, और फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो है 3, एक पेयर 2 पेयर जो है वो कितना है, तो 1 2 3 3 6 2 8, 8 तो हमारा हो गया लोन पेयर, तो 8 वाला आंसर कहाँ गया, ये, ठीक है। फिर बॉन्ड पेयर देखो, 2 बॉन्ड पेयर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। हम सब जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3, SO3 आपका प्लानर होता है, जिसमें 3 सिग्मा और 3 पाई होगा, और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, दैट इज sp2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड आप ध्यान रखिएगा, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है H2SO5, दैट इज कैरोज एसिड, दैट इज कैरोज एसिड, इसको कैरोज एसिड भी कहते हैं, ये आपका कैरोज एसिड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैरोज एसिड बोला, H2SO5, दिस इज कैरोज एसिड। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 18 नंबर में SS बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, SS बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे मेमोरी बेस के आधार पे और कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे में SS लिंकेज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, H2O7-2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। देखो, बीच में आपका SOS लिंकेज होता है, नॉट SS लिंकेज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वीडियो आप ऊपर लिखिए, आर्या एकेडमी पटना, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि देयर इज SS बॉन्ड इन, SS बॉन्ड कहाँ पे होता है। तो देखो, अगेन मैं कहूँगा उस वाले वीडियो को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा H2O6-2,
H2O6 -2 that is H2H2O6। स्ट्रक्चर अगेन मैं बनाना चाहूँगा इसका। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 OH बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे SS लिंकेज है, तो ध्यान रखिएगा आपको H2O6 2- के फॉर्म में भी दे सकता है या H2H2O6 के फॉर्म में भी दे सकता है। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि कभी भी 6 से ऊपर अगर हाइड्रोजन होता है तो वहाँ SOS लिंकेज होता है। अगर 7 हो गया ऑक्सीजन ऑड हो गया तो SOS लिंकेज होगा। 8 हो जाएगा डेट इज़ मार्शल्स एसिड हो जाएगा, तो वहाँ पे SOOS होता है, ठीक है। कैरोज एसिड में S एक ही S है तो SS लिंकेज की बात ही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि ओलियम इज केमिकली नोन एज, तो केमिकली नोन एज ओलियम इज फ्यूमिंग H2SO4। ध्यान रखिएगा ओलियम इज फ्यूमिंग H2SO4 है ना। तो इसमें आपको SO3 का जो मिक्सचर होता है वो प्रेजेंट होता है, SO3 गैस आपका प्रेजेंट होता है। तो फ्यूमिंग H2SO4 इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 गैस, तो मिलके हो गया H2S2O7। ध्यान रखिएगा ये आपका ओलियम होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 SS बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, SS बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो H2O7 2- में आपका SOS बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखिएगा इसमें SOS होता है। फिर देखो S3O9 फिर कह रहा है कि S2O3 2-, ठीक है। फिर आप इसको स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर्स को देखिए कि H2O4 में कैसे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपको H2, इस स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूँ H2H2O4। तो इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो S के साथ OH आ जाएगा, फिर S के साथ OH आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे SS लिंकेज होगा, बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में SS लिंकेज नहीं होगा। आप उस वीडियो को देखिए, इसके पहले का जो वीडियो है आप उसको जरूर देखिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स इन ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। H2O4 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p-pi d-pi बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा कि d-pi वही बनाएगा जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, बोरन के पास नहीं होता है, कार्बन के पास नहीं होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको इसके पहले अभी बताया है। ओलियम कैरोज एसिड जो होता है वो क्या होता है, तो कैरोज एसिड होता है H2SO5, जिसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। याद रखिएगा परऑक्सी लिंकेज, कैरोज एसिड कैसे बनाओगे आप, OH हो जाता है, यहाँ पे सल्फर के साथ OH हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाता है। दिस इज योर कैरो एसिड, ये आपका परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, कह रहा है कि H2S रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। देखो H2S को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देखो H2S को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लो, आपका सबसे पहले यहाँ पे H2S को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, बना H2O प्लस सल्फर निकल जाता है एज अ एलिमेंटल फॉर्म, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, कह रहा है कि विच इज़ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। कौन सा सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग इट्स फैमिली। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 में क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग KClO3। देखो KClO3 को आप सिंपली हीट कर लो, आपको मिलेगा KCl प्लस O2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज क्या होगा, बताओ। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होगा। आपको दो ही ऑप्शन, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है, क्योंकि 2 डाया है और 2 पाई है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो ये तो हमारा तय हो गया कि या तो C होगा या तो D होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला है, बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ही कंप्लीट सा है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है और कौन सा स्पीशीज जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायामैग्नेटिक होगा, किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे स्ट्रक्चर के साथ वहाँ समझाया गया है। यूट्यूब के अंदर बहुत ही यूनिक वीडियो है, वो आप देखिए, उसको समझ में बहुत ही डिटेल आ जाएगा आपको।
तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक होगा और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, जिसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। कैसे कंफ्यूजिंग है? आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पेयर्ड आप देखोगे यहाँ पे लोन पेयर भी होता है, साथ में बॉन्ड पेयर भी है। आप यहाँ देख के बता दोगे 1 पेयर, 2 पेयर, ठीक है, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 6 पेयर हो गया। अगर पेयर्ड में कहोगे तो आंसर यहाँ 6 हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स में कहोगे तो आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऐसे आंसर आपको नहीं करना। आपको आंसर करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर पाई 2px, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, देखो ऑक्सीजन के अंदर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 16 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, आपको जो कन्फिग्रेशन लिखना है वो ऐसा लिखना है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सिग्मा 2pz, ठीक है। सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको। कितने हो गए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, 6, 7 पेयर, 7 पेयर्स हो गए। इसके बाद आएगा आपका पाई स्टार 2px के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका अनपेयर्ड है, तो पेयर्ड कितने हो गए? 7 पेयर्ड हो गए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 14 हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 14। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछ दे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप उस बॉन्ड ऑर्डर वाला जो वीडियो है आप बिल्कुल देखिए, वहाँ से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट वीडियो है वो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो करेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा। आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, वीकर ऑक्सीडेंट है। दूसरा, ऑक्सीजन हैज़ लार्जर बॉन्ड लेंथ देन ओजोन, O3, ठीक है, ये आपका बताओ ये करेक्ट है। O2 का बॉन्ड लेंथ जो होगा क्या ओजोन से ज़्यादा होगा? O2 के अंदर देख लीजिए, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2, ठीक है, और ओजोन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर O2 का ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। तो O2 के केस में बॉन्ड लेंथ आपका कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका लार्जर दिया हुआ है, यानी कि हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ये मल्टीपल चॉइस है आपका। बोथ O2 एंड O3 आर पैरामैग्नेटिक। क्या O2 एंड O3 पैरामैग्नेटिक है? आपको पता है कि O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन O3 आपका डाई मैग्नेटिक होता है। ये हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो 29 का हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा C नंबर, और हमारा ऑप्शन होगा B नंबर, यानी कि B और C हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसके हिसाब से B और C हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पोजेसेस द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा? O2 के केस में देख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 16। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। O2 माइनस के केस में सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका मैंने वीडियो में बता दिया है। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 माइनस के केस में देख लो, O2 माइनस में 16 117 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस के केस में हो जाएगा 2.5 एंड O2 2 माइनस के केस में हो जाएगा 1.0, ठीक है। तो हाईएस्ट आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, कह रहा है कि इन द स्पीशीज O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस द
करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। याद रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पे ऊपर में सबका निकाला है, आप देख लो। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका होगा O2 प्लस का, फिर हो जाएगा किसका O2 का, फिर होगा O2 माइनस का, फिर हो जाएगा O2 माइनस 2 का। तो यही सेम ऑर्डर आपका चलेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। देखो, सोडियम बेसिक ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम भी बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और Al2O3 आपका एम्फोटेरिक होता है जो एसिडिक और बेसिक, आइदर इट कैन रिएक्ट विथ एसिड और इट कैन रिएक्ट विथ बेस, दोनों तरह से रिएक्शन करता है आपका। क्वेश्चन 33 देख लो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ HCl एंड NOH। बिल्कुल एम्फोटेरिक नेचर, जिंक ऑक्साइड आपका। ठीक है, 34 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड। याद रखेंगे Na2O2 को आप रिएक्ट कराएंगे, NO2O2 को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, तो वाटर के साथ आप रिएक्ट कराइए। जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो आपका बनेगा NaOH प्लस, आपको देगा ऑक्सीजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5। याद देखिएगा H2SO4 अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सल्फ्यूराइल क्लोराइड फॉर्म करता है, यानी SO2Cl2 फॉर्म करेगा, साथ में आपका POCl3 फॉर्म करेगा और HCl फॉर्म करेगा। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, H2SO4 विथ PCl5 का रिएक्शन। याद रखेंगे आपसे ये जो सल्फ्यूराइल क्लोराइड है उसका आंसर आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सल्फ्यूराइल क्लोराइड, हुज फॉर्मूला इज SO2Cl2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड विथ PCl5। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4। याद रखेंगे कॉन्क H2SO4 के साथ जो रिएक्शन होता है वो किसका होता है। याद रखिएगा कि गोल्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोल्ड या प्लैटिनम, ठीक है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होता है, इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। लेकिन सिल्वर और लेड में देखिएगा कि सिल्वर जो होता है वो सॉल्युबल H2SO4 के सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है H2SO4 के साथ, लेकिन लेड जो है H2SO4 के साथ जो रिएक्शन करेगा वो बनाएगा इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ PbSO4। ठीक है, तो PbSO4 का ये इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, याद रखिएगा। तो आपका जो रिएक्शन होगा Pb का H2SO4 के साथ विच गिव्स योर इनसॉल्युबल सॉल्ट इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा, Ag का जो सल्फेट होता है वो सॉल्युबल होता है। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि HCOOH रिएक्ट विथ H2SO4। याद रखेंगे यहाँ पे कि जब कभी भी HCOOH का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ होता है तो यहाँ पे हीट करने पे या H2SO4 इसको डिहाइड्रेट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करता है। याद रखेंगे, याद रखना है आपको कि फॉर्मिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4 देन डिहाइड्रेशन टेक प्लेस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल रिलीज। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का डेटिव बॉन्ड मीन्स व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपसे पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका डाई बेसिक एसिड होता है, ठीक है, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। क्वेश्चन 39 देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब यहाँ पे टोटल सिग्मा और टोटल पाई कैलकुलेट कर लो। ठीक है, OH के बीच में भी एक सिग्मा होता है, देखो ये भूलोगे नहीं आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, OH वाला बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया OH के बीच में, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 सिग्मा हो गया, यानी हमारा A और B में से यही दोनों आंसर होगा। पाई कितना हो गया, तो 2 पाई हो गया, तो 6 सिग्मा एंड 2 पाई इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। 14 में कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन इज -1 इन। -1 किस में है, तो सल्फर पे यहाँ देख लो, यहाँ तो -2 हो जाता है क्योंकि Fe के ऊपर +2 होगा। FeS2 के ऊपर देख लो, यहाँ पे Fe का निकालना है कि सल्फर का, आपको सल्फर का निकालना है,
तो Fe के ऊपर यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो सल्फर के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 सल्फर मिलकर 2 माइनस लेगा, तो 1 सल्फर के पास 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन FeS2 हो जाएगा। बाकी सब में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जो ऑप्शंस होता है वो आपको दिख रहा होता है, ठीक है, लॉजिकली आप सोचोगे, थोड़ा सा बेसिक लगाओगे, आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन 41 कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर रिएक्ट विथ SO2 टू फॉर्म। देखो आपके पास यहाँ क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, Br2 है। अब इसका रिएक्शन आपको कराना है SO2 के साथ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर है, तो SO2 के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे, जब SO2 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देखिए। एक तो बनेगा हमारे पास HBr, सॉरी चूंकि ब्रोमीन है ना, तो HBr का फॉर्मेशन होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो यहाँ पे बनेगा H2SO4। तो याद रखेंगे HBr और H2SO4 आपका फॉर्म करेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले H2SO4 में देखेंगे तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, तो ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। H2S के केस में देखो -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो -2 से आगे बढ़ेगा, यानी ये इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर में, यानी ऑक्सीडेशन होगा, काम करेगा सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। फिर देखो SO2 के केस में यहाँ पे +4 है, तो +4 से +6 भी जा सकता है और +4 से -2 पे भी जा सकता है, यानी ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। यानी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि 42 में जो आंसर नंबर बी है वो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कर रहा है। HNO3 के केस में चेक कर लो, नाइट्रोजन पे +5 होगा, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। याद रखिएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, कह रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग SO2 इज फॉर्म्ड। किस रिएक्शन के अंदर SO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका बन रहा है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ O2 का रिएक्शन कराओगे तो आपको SO2 नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और पानी मिला दोगे H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करेगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4 विथ कॉपर, बिल्कुल कॉपर को आप क्या करो, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करा लीजिए, तो कॉपर सल्फेट मिलेगा, साथ में आपको SO2 गैस रिलीज कर देगा और वाटर यहाँ पे बाहर चला जाएगा, यानी यहाँ पे आपको SO2 गैस मिल रहा है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर। क्वेश्चन 44 देख लीजिए, कह रहा है कि द कंपाउंड ऑफ सल्फर डैट कैन बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ध्यान रखिएगा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और 44 का आंसर आपको पता होना चाहिए। आपने NCERT अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका रेफ्रिजरेंट का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग कंटेनिंग कैल्शियम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कफ एंड चोकिंग इन ह्यूमंस। ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कंटेनिंग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर किसका असर होता है, जैसे मार्बल होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका, उसके ऊपर किसका असर होता है। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो डिकम्पोज कर सकता है वो डिकम्पोज कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मॉइस्चर अगर वो कंटेन कर लेता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम यहाँ पे सल्फेट बनेगा, CaSO4 बनेगा, ठीक है। या अगर SO2 है तो कैल्शियम सल्फाइट बनेगा, या SO3 रहेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये धीरे धीरे इस मार्बल को क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर। 46 में देखिए, क्वेश्चन 46 में जो स्ट्रक्चर होगा SO2 का वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो 46 में जो आंसर होगा, कितने सिग्मा कितना पाई, तो आपको देखना है यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई इधर, 1 सिग्मा 1 पाई इधर, यानी कि 2 सिग्मा एंड 2 पाई इज योर करेक्ट आंसर। तो 46 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए
47 का आंसर देखिए, कह रहे कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, याद रखेंगे कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 जो होता है वो किस वजह से होता है, याद रखेंगे ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर के वजह से होता है। SO2 हैज़ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये क्या करेगा, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है SO2 का, इस वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है, किसी भी कलर्ड मैटर को ये कलरलेस बना देता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की वजह से SO2, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, कह रहे हैं कि H2S डज नॉट प्रोड्यूस मेटालिक सल्फाइड विथ, H2S मेटालिक सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, किस में नहीं करेगा? जिंक तो बिल्कुल करेगा, ठीक है। H2S डज नॉट प्रोड्यूस मेटालिक सल्फाइड, मान लो आपको इसके साथ H2S आपने मिला दिया, ठीक है, तो जिंक सल्फाइड यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे भी H2S मिला दिया तो कैडमियम सल्फाइड बनेगा, यहाँ पे भी H2S मिला दिया तो कॉपर सल्फाइड बनेगा, लेकिन COCl2 रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा, ये मेटालिक सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C। अब कह रहा है कि बाई पासिंग H2S गैस इन एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है? तो देखिए क्या करना है कि KMnO4 के साथ हमें रिएक्शन कराना है H2SO4 के साथ, ठीक है, एसिडिफाइड H2SO4 के साथ, ठीक है। साथ में हमें क्या लेना है, KMnO4 सॉल्यूशन, एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, ये हमारा एसिडिफाइड KMnO4 हो गया। साथ में हमको H2S गैस को पास कराना है, तो जब H2S गैस को पास कराइएगा तो यहाँ पे जो सल्फर होगा ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सब कि जो सल्फर होगा, ये सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होके सल्फर मेटालिक सल्फर देता है, ठीक है। सल्फर के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे सल्फर जो आपको मिल रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे 0 होगा, यानी मेटालिक सल्फर आपको मिल रहा है। KMnO4 क्या करेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि KMnO4 के ऊपर Mn में आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये +7 से कन्वर्ट होके चला जाता है Mn+2 में, ठीक है। Mn+2 डी ब्लॉक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये Mn+2 में चला जाता है। साथ में आपको H2O रिलीज होता है और मेटालिक सल्फर होता है, ठीक है, और पोटेशियम भी अपना सल्फेट बनाएगा, यानी K2SO4 आपका फॉर्म करेगा। यानी अगर एसिडिफाइड KMnO4 के साथ H2S आप सप्लाई कीजिएगा या पास कीजिएगा तो वहाँ पे मेटालिक सल्फर फॉर्म करता है, क्योंकि KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, ये H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा मेटालिक सल्फर में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये B नंबर, यहाँ पे सल्फर था, याद रखें सल्फर था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि Na2S2O3, व्हाट इज Na2S2O3? देखिए NH2S2O3 को कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट, दिस इज योर सोडियम थायोसल्फेट, याद रखेंगे इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। व्हाट इज Na2S2O3? Na2S2O3 इज सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अब सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेटालिक सल्फर के साथ रिएक्ट कराने के बाद, ठीक है। तो जब आप मेटालिक सल्फर के साथ रिएक्ट कराइएगा तो यहाँ पे बन जाता है Na2S2O3, साथ में निकलेगा Na2S और वाटर, ठीक है। तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सोडियम थायोसल्फेट कैसे बनाया गया, हीटिंग NaOH विथ सल्फर, सल्फर के साथ उसका रिएक्शन कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में कहा जा रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू एक्वस हाइपो सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर है आपको एस ब्लॉक के अंदर भी मिलता है, ध्यान रखिएगा एस ब्लॉक के अंदर भी इसका आंसर मिलेगा आपको। तो देखिए हाइपो इज सिंपली Na2S2O3, सॉल्यूशन को हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू एक्वस हाइपो सॉल्यूशन, तो एक्वस हाइपो सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब है हमें वाटर लेना है, ठीक है। अब क्लोरीन गैस को पास कराया आपने, तो जब आपने क्लोरीन गैस को पास कराया है तो क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस होके क्या देगा,
HCl का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यहाँ पे HCl फॉर्म करेगा। साथ में जो आपका फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, ये जो आपका हाइपो है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए कितना होगा, तो Na2H2O3, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो 2 सोडियम हो गया, 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 है, 3 ऑक्सीजन के लिए -2 ले लेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा 2 + 2x - 3 × 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो क्लोरीन तो रिड्यूस हो गया, -1 पे चला गया, ठीक है, लेकिन सल्फर +2 से कहाँ जाएगा, याद रखिएगा, सल्फर जो है वो +2 से चला जाएगा +6 पे, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ये सल्फेट बना लेगा सोडियम, Na2SO4 बना लेगा, ठीक है, और साथ में सल्फर जो है वो मेटालिक फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा बाहर, है ना। तो सोडियम के ऊपर देखो +2 था, यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट के अंदर सोडियम के ऊपर +2 था, तो +2 से कहाँ चला गया, 0 पे चला गया, यानी रिड्यूस हो गया, और +2 से कहाँ चला गया, +6 पे चला गया। इसीलिए सोडियम थायोसल्फेट एक्ट एज डिसप्रोपोर्शनेट, यानी वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। आप यहाँ प्रोडक्ट मिला लीजिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 आपका बन जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, Na2SO4 ऊपर में Na2SO3 होगा, ठीक है, Na2SO4 है, HCl है, सल्फर है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। तो 51 का C हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 52 के ऊपर। कह रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। चलिए Na2S4O6 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सोडियम 2 सोडियम है, 1 सोडियम पे +1 होता है, सल्फर कितना है 4 है, तो 4x कर लेंगे, ऑक्सीजन 6 है तो -2 ऑक्सीजन के ऊपर, और टोटल कंपाउंड पे जो नेट चार्ज होता है वो आपका 0 हो जाता है। तो 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10/4 हो जाएगा, 2 5 = 10, 2 to the 4, यानी कि 5/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी 52 का जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। 53 देखिए, कह रहा है कि द मेटल विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। 53 का आंसर याद रखिएगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेरिलियम का होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो ओजोन है, यहाँ पे देख लो ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। SO3 में भी देख लो, SO3 के अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें भी होता है। H2SO4 में भी दोनों जो सल्फर है आपका दोनों ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड किया रहता है ना, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, तो तीनों में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो याद रखिएगा सल्फर के ऊपर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि +4 से आगे जा सकता है, +6 पे जा सकता है, ठीक है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। फिर H2O2 में ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, तो ये -1 से ऊपर जा सकता है, यानी कि -1 से 0 पे भी जा सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, काम रिड्यूसिंग एजेंट का कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। फिर देखो CO2 के केस में, CO2 के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये +4 से नीचे जाएगा, कभी भी +4 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अपने मैक्सिमम वैलेंसी के ऊपर है, ठीक है, इसके ऑक्टेट, इसका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल है, और +4 से ऊपर नहीं जाएगा, ग्रुप 14 का एलिमेंट है ये, तो ये 4 से ऊपर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा वो डिक्रीज करेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि CO2 जो होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है, क्योंकि अपने ऑक्सीडेशन नंबर को ये डिक्रीज करेगा, और जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिर भी ये चेक कर लो NO2 का, NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +4 से ये क्या होगा, +5 पे जा सकता है, तो +5 पे जा सकता है, क्योंकि 15th ग्रुप का एलिमेंट है, +5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है, यानी ऑक्सीडेशन होगा, काम रिड्यूसिंग एजेंट का ये भी करेगा।
यानी हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। क्वेश्चन 56 में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ इन O2, H2O2 एंड ओजोन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसको आप रेफर कर लीजिए टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है, आप वीडियो को सर्च कीजिए, आर्या एकेडमी पटना बॉन्ड ऑर्डर, आपको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो में 2 वीडियो मैंने बॉन्ड ऑर्डर का डाला है, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो क्या होगा। फिर भी मैं आपको ऑप्शन के लिए ऑप्शन अगर दिया है तो मैं आपको इसका करेक्ट हूँ, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी। रीज़न भी है आपका, आप देखो H2O2 के अंदर इसका आप ऑक्साइड बनाइएगा तो O2 2- हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.0, ओजोन के अंदर 1.5 और O2 के अंदर 2, तो याद रखेंगे यहाँ पे। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया, तो O2 का बॉन्ड लेंथ कम हो गया, फिर ये 1.5 हो गया और इसका 1.0 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर भी वो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो SO2 के अंदर क्या है, SO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। CH4 के अंदर हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। NH3 के अंदर भी 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। और सल्फेट आयन में देख लो क्या होगा, तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर हम इस तरह का बनाते हैं और सल्फेट आयन के सल्फर के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड आपका 4 हो जाता है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज बेसिक एंड रिड्यूसिंग। कौन सा स्पीशीज आपका बेसिक होगा और रिड्यूसिंग होगा नेचर में। तो रिड्यूसिंग और बेसिक इसको देखना है, चेक करना है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 59 जल्दी से मैं इसका 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर। आया दिमाग में कौन सा होगा, बेसिक भी होगा रिड्यूसिंग भी होगा, कौन सा होगा। देखो बेसिक तो सारा होगा आपका, क्योंकि सभी में जो लोन पे सल्फर है सभी में सल्फर के ऊपर आपका लोन पेयर होगा, ठीक है। कैसे देखो बना के, सल्फेट आयन का देख लीजिए, देखिए सल्फेट आयन के लिए देखिए SO3 का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सल्फर के ऊपर 1 लोन पेयर है और ऑक्सीजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सल्फेट आयन में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये हो जाता है +4, ठीक है। तो +4 से +6 में जा सकता है ये, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो +6 ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करने का काम करेगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। चलिए H2O4 2- में देख लो यहाँ पे कितना है, तो H2O4 2- में क्या हो जाएगा, H2O4 2- का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए H2O4 2- का सल्फर सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे O पे माइनस लगाया, O पे माइनस लगाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, 1 लोन पेयर यहाँ पे, 1 लोन पेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबके ऊपर 1 लोन पेयर यहाँ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। बेसिक तो ये भी होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लो कितना है, तो H2O4 2- 2x, सल्फर का x मान लेते हैं तो 2x हो गया, +4 × -2 इज इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा 2x, देख लो यहाँ पे 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 8 - 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू हो गया 3, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे सल्फर के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ये +3 से +6 पे भी जा सकता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, ठीक है।
HSO4 माइनस में देखिए यहाँ पे सल्फर के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी कि यहाँ पे +4 और +3 ये दोनों आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ये दोनों आपका इंक्रीज कर सकता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए और सी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि आयरन सल्फाइड इज हीटेड इन एयर टू फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यानी आयरन सल्फाइड को हीट करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और यहाँ पे हमें एक ऑक्साइड सल्फर का मिलता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका मिल गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए को डिसॉल्व किया गया, दिस इज ए को वाटर में डिसॉल्व किया गया और आपको एक एसिड मिल रहा है जिसका नाम है H2SO3, ठीक है, H2SO3 मिल रहा है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिलीज कर रहा है, साथ में Fe देखो Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा और SO2 गैस रिलीज होगा। तो ये पूछ रहा है कि जो एसिड रिलीज होगा बेसिसिटी क्या होगा उस एसिड का, तो हमें तो SO3 में हमें तो SO2 को डिसॉल्व करने मिला था, ठीक है। SO2 को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे H2SO3 बनता है और अगर SO3 को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 बनता है। आपको पता है कि H2SO3 जो होता है ये आपका डाई बेसिक होता है, ठीक है, और H2SO4 भी आपका डाई बेसिक होता है। तो कन्फ्यूज़न थोड़ा क्रिएट करता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप यहाँ पे 301 को नहीं लेंगे, यहाँ पे ए को टिक करेंगे, यानी यहाँ पे ये डाई बेसिक होता है, ठीक है। चलिए, तो आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सभी लोगों ने मिलके इसको देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। नीट 2020 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चन गेस्ड भी है। सारे कॉन्सेप्ट्स का जो निचोड़ था वो 60 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2020। थैंक यू।